हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर जो पिछले बार पूछा गया था, क्योंकि किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है, कैसे टॉपिक आते हैं, किन किन पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है, ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लग सकें। इसलिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो वीडियो है। इसके पहले हमने कई सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें सारे के सारे कवर करेंगे। मैथ के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम बोर्ड पे करवाएंगे, लेकिन बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं अदर, वो सारे के सारे हम अभी करवाएंगे। ठीक है, तो एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, बाकी हम इसमें कवर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल का एक हिस्सा बन जाएं। तो फ्रेंड्स देखो, पहला ही क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से तीर धनुष के समान युग्म है, यानी कि तीर का संबंध धनुष से है और वैसे ही दूसरे का संबंध बताया गया है, वो किससे है। तो देखो, सलाद का चाकू से तो हम नहीं कहेंगे, गोली का बंदूक से हम जरूर कह सकते हैं कि बंदूक होगी उसके साथ साथ गोली होगी तभी बंदूक काम आएगी। वैसे अगर तीर होगा तो ही धनुष काम आएगा। ठीक वैसे, ठीक है। तो धुआं पानी का संबंध नहीं है, फुटबॉल हाथ का भी संबंध नहीं, सलाद चाकू का भी संबंध नहीं बन रहा है। सबसे सटीक जो है हमारा वो बताना है। तो जिनमें से जब सबसे सटीक होता है उसी का आंसर मानते हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैथ का क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, साइंस का क्वेश्चन है। साइंस एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है जब कोई रेलवे का एग्जाम आता है, उसमें पूछी ही जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखो अगला है, इंफ्रारेड किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेस क्या है, ये क्या कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। तो देखो, यहाँ पर एक यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगों के दो भाग होते हैं, एक होता है अनुदैर्ध्य, दूसरा होता है अनुप्रस्थ। यानी कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो यांत्रिक तरंग का ही एक हिस्सा होती हैं, जबकि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है फ्रेंड्स, इसको हम ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि ये ठोस में हो सकती है और द्रव के ऊपरी सतह में, कौन, अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो कहीं पर भी उत्पन्न करी जा सकती है। और ये जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, यहाँ से याद रखना क्योंकि पूछा जाता है। ये संपीड़न और बेलन के रूप में चलती है, तो इसलिए याद रखना। और ये जो अनुप्रस्थ तरंग होती है ये कैसे चलती है, ये शीर्ष और गश के रूप में चलती है। जैसे देखो, ये ऐसे ऐसे चलती है, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं शीर्ष और सबसे नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं गर्त। ये भी याद रखना क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे मान लो तालाब में हम पत्थर फेंकते हैं तो वहां पर कौन तरंग उत्पन्न होती है, ये तरंग उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, ऊपरी सतह पर जो उत्पन्न होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अगर हम बात करते हैं तो इनका एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि कोई पराबैंगनी किरण होती है, ये भी इसका एग्जाम्पल होती है। सूर्य की जो किरण होती है वो भी इसका ही एग्जाम्पल होती है। तो ये याद रखना है क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण होते हैं। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये हर एक बार पूछ ही लिया जाता है। कह रहा है, ई पी की पुत्री है जो के एकमात्र बहू का पति है, ई के से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले देखो, ई पी की पुत्री है तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, जो ई है किसकी पुत्री है, पी की। तो ये पुत्री है मतलब माइनस कर दिया क्योंकि ये फीमेल है। आगे कह रहा है, जो का मतलब है पी की बात हो रही है, के की एकमात्र बहू का पति है। तो मान लो कोई के होगा और एकमात्र यानी कि इकलौती बहू जो है, तो बहू का मतलब हुआ कि जो पी की क्या होगी, कोई ना कोई पत्नी होगी। तो मान लो कि ये पत्नी हो गई इसकी, और जो पत्नी होगी इसकी पी की, इसका मतलब के की बहू वही तो होगी। तो यहाँ पर के का ये होगा बेटा, तो के का ये बेटा होगा, ये इसकी बहू होगी और इनकी संतान होगी ई। अब क्या कह रहे हैं, ई के से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका मतलब जो देखो, ई जो है के से, तो के की ई कौन है, नातिन या पोती होगी। क्यों, क्योंकि बेटे की बेटी है वो, तो बेटे की बेटी क्या होती है, पोती होती है, नातिन होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जा चुका है और ऐसा आता ही, ये बहुत आसान होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। कह रहा है, यदि ए आर सी को $@ ऐसे करके हिट को ये लिखा जाता है तो चेयर को लिखा जाएगा क्या। तो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पर क्या बताना है, चेयर का। तो चेयर मतलब सी दिया है और सी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो स्टार बना हुआ है सी के लिए, लास्ट वाला, तो इसको मान लो कि ये स्टार है। अब सी के बाद है एच, तो एच कहाँ पर है, ये है।
और इसका पहला सिंबल क्या है, हैशटैग, तो लगा दो हैशटैग। फिर कह रहा है ए, और ए कहाँ पर है, ये देखो स्टार्टिंग में ए है, ए को डॉलर से निरूपित किया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा डॉलर। अगला देखो आई, आई कहाँ पर है, हिट में एच के बाद आई आ रहा है, मतलब यहाँ पर आ रहा है एंड, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो हमारा होगा एंड। अगला है आर, आर देखो जो होगा आर होगा एट द रेट, क्योंकि बीच वाला ये है तो बीच वाला ये हो जाएगा, तो एट द रेट हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो इसमें से मैच कर लो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला कहा जा रहा है इस पे कि कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर क्या है, ये एक प्रकार का यहाँ पर जो बताया जाता है, ये सॉफ्टवेयर, इसका काम क्या होता है कि प्रोग्रामिंग भाषा को पठनी कोड भाषा में अनुवाद कर देता है, ट्रांसलेट करता है, जिससे हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, उस भाषा को पढ़ सकते हैं। तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है कौन, कंपाइलर। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे कथन निष्कर्ष के पूछ ही लिए जाते हैं। मैंने कई बार आपको बताया कि इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा और उतना ही आसानी से आपको ये क्वेश्चन आने लगेंगे। इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, भाषा समझने की ज़रूरत होती है। तो देखो कह रहा है, डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद मीडिया का सामना करते हुए एक अग्रणी टेनिस स्टार ने कहा, यानी कि डोप टेस्ट का मतलब होता है कि जैसे उसने कोई टेबलेट ली होगी या कुछ लिया होगा ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, इस वजह से। फिर क्या हुआ, जो खिलाड़ी था उसने क्या बोला, जो पकड़ा गया, कह रहा है कि मैं अपने करियर का समापन इस तरह से नहीं करना चाहता। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे इस खेल को खेलने का एक और मौका दिया जाएगा। मैंने इस खेल को शर्मिंदा किया है। इसका मतलब उसने मान लिया कि मैंने ये काम किया था और मैं टेस्ट में सही पाया गया हूँ और मेरी वजह से जो खेल है वो बदनाम हुआ है। ठीक है, मैं इस बात को सहमत हूँ, इस बात से लेकर के। अब क्या कह रहा है, अब आते हैं कि कथन पर, वह डोप टेस्ट के परिणाम को चुनौती दे रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने एक भी बार ये नहीं कहा है कि नहीं मैं इस मानूंगा नहीं, जो आपने डोप टेस्ट किया है ये गलत है, मैंने नहीं माना है, ऐसा नहीं, उसने एक्सेप्ट किया, तो पहले तो गलत हो गया। अगला कह रहा है, उसे विश्वास है कि वह सही था और वह खेलना जारी रखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने मान लिया है, कह रहा है कि मैंने इस खेल को शर्मिंदा किया, इसका मतलब वो मान चुका है कि मैंने हाँ जो किया था वो गलत था, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अगला है, वह डोप टेस्ट के सकारात्मक परिणाम पर सहमत था, बिल्कुल सही है, वो सहमत था, जो भी टेस्ट हुआ था वो एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ ये सही हुआ है टेस्ट, जो भी बताया है टेस्ट ने वो सही ही बताया है, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर चौथी की बात करें डी वाले की, तो लिखा है खेल ने उसे शर्मिंदा किया, नहीं भाई, खेल ने उसको शर्मिंदा नहीं किया है, बल्कि उसने ही खेल को शर्मिंदा किया हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पर ये तो मैथ का ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला, नासा का मुख्यालय कहाँ पर है। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। आपको एक और क्वेश्चन ऐसा है जो कि हमारे लिए वही क्वेश्चन जो भी किया था ठीक वैसे ही करना है। करे, चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, एक आदमी के लिए यह एक छोटा कदम है, परंतु मानव जाति के लिए यह एक विशाल छलांग है। ठीक है, ये बताया था नील आर्मस्ट्रांग ने बोला हुआ था। अब आते हैं निष्कर्ष में, क्या करा है, कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग ने खुद को मानव जाति बताया था, ऐसा नहीं, उसने पूरी मानव जाति खुद को नहीं बताया था, ये गलत हो जाएगा। अगला है, नील आर्मस्ट्रांग के शब्दों से केवल मानव जाति की उपलब्धि की भावना गूंजती है, तो यहाँ पर ये कह रहा है बात सही है, मानव की उपलब्धि कह रहा है कि ये आदमी के लिए एक छोटा सा कदम है, परंतु मानव जाति के लिए, तो पूरी मानव जाति की बात कर रहा है, इंसानों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मानव की उपलब्धि की भावना गूंजती है, ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, अनुसरण केवल करता है, नहीं, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये बात सही है, क्योंकि दूसरी वाली बात सही है, और सी और डी बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थर्ड वाला सही उत्तर। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 67 नंबर पे, राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा होती है उसको हम यहाँ पर जानते हैं उच्च सदन के रूप में, तो ये हो जाएगा सही उत्तर। अब देखो, राज्यसभा जो होता है ये एक स्थायी सदन होता है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, स्थायी सदन ऐसे भी पूछा गया था, पिछली बार जो आया था ग्रुप डी का पेपर, उसमें पूछा गया था स्थायी सदन कौन सी है, लोकसभा राज्यसभा ऐसे करके ये पूछा गया था। ठीक है, फिर देखो, जो उच्च सदन होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है फ्रेंड्स, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। अब इसके लिए कोई अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 5 वर्ष के लिए होता है इसका कार्यकाल लोकसभा का, और इसके लिए उम्र आपकी 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो तब आप लड़ सकते हैं चुनाव। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है इसमें है 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को किसने बनाया था, स्थापित किसने किया था, तो ये किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ये है देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि ऐसे क्वेश्चंस कोडिंग वाले पूछ ही लिए जाते हैं। इसमें कह रहा है गॉड इज ग्रेट को सीपी एंड बो लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये देख लो कि कॉमन कौन सा होता है। यहाँ पर देखो गॉड इज ग्रेट है, ये लिखा है ग्रेट, फिर आ गया है तो ग्रेट ग्रेट दो बार आया है। यहाँ पर भी कोई वर्ड होगा जो कि मिल रहा होगा सीपी और सीपी, तो हम कह सकते हैं जो सीपी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेट। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ग्रेट। अगला क्या कह रहा है, यहाँ से अब अगला निकालेंगे, ही इज ग्रेट, तो ग्रेट के लिए तो सीपी हो गया, ये वाला हटा ही तो इसको थोड़ी देर के लिए, और इज दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर भी इज दिया था और यहाँ पर भी इज दिया है, तो क्या है इसमें कॉमन और इधर वाले पे कॉमन, तो यहाँ पर देखो बीओ हो जाएगा और यहाँ पर भी देखो बीओ आ रहा है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ग्रेट। तो हम कहेंगे अगर कहीं पर बीओ लिख करके आता है, इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है इज। ठीक है, ये हो जाएगा इज। अब आगे देखते हैं, ही इज गॉड। अब आगे हमें गॉड का भी निकालना है, तो गॉड देखो कहीं पर दिया है, ये दिया है गॉड, और यहाँ पर भी दिया है गॉड के बारे में। लेकिन पहले देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो लिखा है ही, तो ही की क्या है, देखो सीपी और बीओ हो चुका है हमारा, तो ये आएगा डी क्यू। तो डी क्यू जहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है डी क्यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है ही। अब आसानी से निकाल लो, ही इज, तो ही इज का मतलब क्या हो गया, बो डी क्यू, तो बो और डी क्यू जो है वो तो हो जाएगा ही इज के लिए। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ही इज तो हमें पता है, तो ही हो जाएगा डी क्यू, इज हो जाएगा बीओ। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहे हैं गॉड, और गॉड का देखो पहले नंबर पे यहाँ पर लिखा है एन, तो यहाँ पर आएगा एन बीओ डी क्यू, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सही उत्तर डी वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैथ का क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सी बी डी ए और जी एफ ऐसे करके दिया है। तो पहले देखो ए बी सी और डी दिया है, और दिया है डी के बाद ई एफ जी एच, फिर क्या है आई जे के एल। अब क्या हो जाएगा एम, तो यहाँ पर सबसे किनारे आएगा एम, तो एम कहाँ पर है, इसमें है और इसमें है। एम के बाद आएगा एन, तो एक छोड़ के आएगा एन, तो हो जाएगा एम एन। तो बस इतना ही कर लो, यहीं से हमें समझ में आ जाएगा कि पूरा क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो है ये भी क्वेश्चन है। अगला है बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, तो बारूद क्या होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट को बारूद बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है KNO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो फार्मूला है वो भी आप याद रखना, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3 सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, तो पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत का होता है वो माना जाता है परम 8000 को, ऑप्शन नंबर सी। कई बार क्वेश्चन में पेपर में आ भी चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन जो हमारे बच रहे हैं वो हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा अगला पार्ट आएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है और आज किसी कारणवश इसको रोकना पड़ रहा है यहीं पर। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और हाँ इसके पहले वाले चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं, अगले वाले पार्ट्स नहीं देखे, तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से आप आसानी से स्टार्टिंग से सारे पार्ट आप देख सकते हैं। रेलवे पिछले साल का पेपर इस नाम से हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके आगे जो आएगा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इसका जो होगा, इसी वीडियो के नीचे आप चेक कर लेना, लिंक वहां पर पड़ी होगी, पार्ट जो भी होगा इसके बाद आप समझ जाना कि वहीं से क्लिक करके डायरेक्ट आप वहां तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपकी क्वेरी रहती थी कि सर वहां पर मैथ के चैप्टर लाइए, मैथ के करवाइए, तो हमने मैथ के कई सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, वहां पर मैथ वीडियोस, गणित वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे चैप्टर्स जो हमने करवा दिए हैं खुल करके पार्ट वाइज आ जाएंगे। तो अगर आप पार्ट 1 से शुरू करते हैं किसी भी चैप्टर को और लास्ट तक देखते हैं, तो इसका मतलब है आपको पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, फिर उस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से
कर सकते हैं। और कई सारे क्वेश्चंस हमने ट्रिक के साथ बताए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं कम से कम समय में सेकंडों में सॉल्व करने के लिए भी हमने बताए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर देखना प्लेलिस्ट में जा कर के। और वीडियो कैसी लगी एक बार फिर से कहता हूँ, आप वीडियो को ज़रूर बताएँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप, ये भी आप अपनी बात रख सकते हैं। चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें लगे कि आप लोग सच में बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।